नमस्कार। सेल्फ में ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे यूजीसी नेट क्विक प्रिपरेशन 2020 पार्ट 4। पार्ट 4 में आप देखेंगे वैदिक युग। वैदिक युग में प्रीवियस ईयर नेट यूजीसी जेआरएफ नेट क्वेश्चन प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्न पूछे गए उस पर आधारित ये वीडियो है। तो अभी मैंने जैसे कि बताया कि अभी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है क्विक प्रिपरेशन, यानी कि 2020 की जो तैयारी है उसको कैसे उसको अच्छी तरह से अपने मुकाम तक पहुंचाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र भी चैप्टर वाइज देखें कि किस तरह से ये तैयारी अलग बात है, लेकिन ये पहचानना कि क्वेश्चन सेटर जो है, जो क्वेश्चन सेट करता है, वो उसका माइंड मेकअप किस तरह से चलता है, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र देख के ही आप पता लगा सकते हैं। चलिए ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगी, आगे बढ़ते हैं। ये है वैदिक युग का प्रश्न पत्र। दिसंबर 2011 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर में, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित देवताओं को ऋग्वेदकालीन समाज में उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ओके, तो इसमें देवताओं का नाम दिया गया है, जैसे अग्नि, वरुण, इंद्र, मरुत। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट देवता कौन है उसी को हायरार्की में करके सजाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसको ए देंगे, बी देंगे, सी देंगे, ऐसे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंद्र, आप भी जानते हैं, तो इसका 3 हुआ। उसके बाद से सेकंड नंबर पे 1 अग्नि, क्योंकि अग्नि को उस समय देवताओं और मनुष्य पृथ्वीवासी के बीच के मध्यस्थता करने वाले देवता के रूप में जाना जाता था, तो सबसे इम्पोर्टेंट थे। आज के समय में भी अगर कोई इम्पोर्टेंट देवता है वो है अग्नि। 1, उसके बाद से वरुण, उसके बाद मरुत। तो आंसर इसका क्या होगा? बी नंबर। ओके, 3, 1, 2, 4। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। अब इन सूत्रों में सूत्र ग्रंथ जो होते हैं, सूत्र ग्रंथ, इन सूत्र ग्रंथों में किन बातों का जिक्र किया गया है उसमें इसमें देखना है, जो मिलान होता है उसको मिलान करना है। सबसे पहले लेते हैं श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्र, तो इसका हो जाएगा महाबलिदानों को संपन्न करने के नियम। 2, ए का 2 होगा। बी का गृह सूत्र, बी का दैनिक जीवन। गृह नाम से ही लग रहा है कि गृह सूत्र गृहस्थ जीवन से संबंधित है, तो दैनिक जीवन से संबंधित समारोहों के लिए निर्देश, इसका 3 होगा, 2 का 3। उसके बाद से धर्म सूत्र, धार्मिक मामले, धार्मिक तथा लौकिक विधि एवं प्रशासन, ये आ जाएगा 1। शुल्ब सूत्र, तो उसमें आ जाएगा आपका शुल्ब सूत्र में 4, यानी कि बलिदानों तथा अग्निवेदियों के माप तथा निर्माण संबंधी नियम, ये सब दिया गया है शुल्ब सूत्र। और एक बात इससे और क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन है कि किसमें गणितीय मापन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वो होता है शुल्ब सूत्र। क्योंकि अग्निवेदिकाओं मन किस आकार में बनेंगे, कैसे जो यज्ञ करने वाले हैं वो कैसे बैठेंगे, इन सब का जिक्र, मतलब पूरे मापन विधि का, ज्यामितीय विधि का, गणितीय विधि का इसमें जिक्र किया गया है। तो इस मिलान के अनुसार इसका आंसर होगा 2 का आंसर डी। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जून 2011 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है? पंचजन का मतलब क्या होता है? आज की 5 जनजातियाँ। पंचजन मतलब पुरु, तुर्वसु, अनु, द्रोह, ये सब जो है पंचजन, उन्हीं का ये पंचजन का मतलब वही होता है। जन कबीला जिसको कहते हैं ना, आऊँगी डीपली। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। मैं बताऊँगी कि जन क्या था। जन से जनपद बना था, उसके राजा को राजन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है? तो कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारण हैं? कृषि को बढ़ावा क्यों दिया गया है? तो उसके लिए बताया गया है 4 कारण बताया गया है।
अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, यानी दिसंबर 2010 में किस तरह से क्वेश्चन। ये तो आप क्वेश्चन पैटर्न जो देख रहे हैं उससे आपको समझ में आ गया होगा कि पर चैप्टर के हिसाब से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। जैसे दिसंबर में एक ही क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था स्टेटमेंट और कॉज पर बेस्ड, कथन और कारण पर आधारित। जैसे कथन कह रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि ऋग्वेद काल के दौरान वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, तो कारण दे रहा है ऋग्वेद का मंडल एक चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है, तो परंतु चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है। ऋग्वेद का मंडल 10वें मंडल में चतुर्व्यवस्था का उल्लेख है, तो ये बात सही है कि 10वें मंडल में 4 वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ऋग्वेद काल के दौरान वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। तो अब ये पूछ रहा है कि ऋग्वेद काल के दौरान, जैसे कि आप जानते हैं वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक। तो पूर्व वैदिक कहिए, उत्तर वैदिक कहिए, या ऋग्वेद कहिए या उत्तर वैदिक कहिए। ओके, तो पहले का अवधि जो है वो है, ऋग्वेद का अवधि है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ओके, तो ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी तो नहीं थी, इसमें थी है लेकिन रियल में विद्यमान नहीं थी। उस समय कर्म के आधार पर जाति का या वर्ण का निर्धारण था। लेकिन उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था, 10वें मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था यानी 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया, जिसका उल्लेख मिलता है। तो इसमें क्या है, एक गलत है और बी सही है, यानी कि आर सही है। तो इसका आंसर होगा डी, 5 का आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए और निम्न कुट से सही उत्तर लिखिए। ठीक है, जो बात मैं पहले बोल रही हूँ वही दे दिया है। ये यहाँ दिया है जनपद, महाजनपद, साम्राज्य और जन। तो यहाँ देखना है कि सबसे पहले किसका स्थान आता है। आरोही यानी इसको हम आरोही यानी इसको हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे। बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा जन। जन कहा जाता था लोगों को, जन जन से वैसे लोगों को मिला के कबीला बना, कई कबीलों को मिलाकर जन बना। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह होता है ना, तो उसी तरह जन हुआ। तो पहले होगा 4, उसके बाद जन से बना, बहुत सारे जन को मिलाकर बना जनपद, तो ये होगा 4। उसके बाद से 1, जनपदों को मिलाकर बना महाजनपद, तो उसके बाद आ जाएगा 2, और महाजनपदों को मिलाकर बना साम्राज्य, तो वो हो गया जैसे कि मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में कितने जनपद थे, उसने 16 जनपदों को एक साथ मिला लिया था। और पूरे भारतवर्ष में कितने महाजनपद थे, 16। और ये महाजनपद भी कई जनपदों से मिले थे और जनपद कई जनों से बने थे। तो इसका आंसर होगा सी, 6 का आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया वैदिक युग से, वो है क्या, देखते हैं। वैदिक दर्शन में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अवधारणा सफल मानव जाति के कल्याणार्थ है। इसका उद्देश्य सकल मानव जाति की भलाई के लिए काम करना। ओके, तो सही है। इसमें सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की अवधारणा क्या है कि सब यहाँ सबके हित में काम होना चाहिए और सब सुखी से रहें। तो इसका उद्देश्य सकल मानव, सकल मतलब होता है पूरा, टोटल मानव जाति की भलाई के लिए काम करना। तो इसका आंसर ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर ए होगा। 7 का आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2008 में एक क्वेश्चन पूछा है वैदिक युग से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए और निम्न कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि इसमें भी सबसे पहले लिखना है कि सबसे इसमें आरोही क्रम में, यानी इसको भी बढ़ते हुए क्रम में ही लिखना है। तो सबसे पहले होता है राजा, राजन, जन का प्रधान होता है राजा, राजन। राजन के बाद आप ये भी देख सकते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन
थोड़ा सा परिवर्तित करके दिया है। जो आपने पढ़ा 2009-10 में जो एक क्वेश्चन आया था, इसके पहले आपने पढ़ा था कि जैसे जनपद, महाजनपद और साम्राज्य, तो उसी के शासक को क्या कहा जाता है, उसी क्रम में इसमें ये लिखना है। जन के शासक को राजन, उसके बाद से जनपद को महाराजा, उसके बाद से महाजनपद को महाराजा धीराज और साम्राज्य को चक्रवर्ती। चक्रवर्ती साम्राज्य कहा जाता है, तो महाराज को चक्रवर्ती कहा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले होगा राजन, उसके बाद से महाराजा, महाराजा धीराज, उसके बाद से चक्रवर्ती। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इसका डी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मिलाना है, मिलान करना है, सुमेलित कीजिए सही उत्तर के साथ। जैसे वर्णाश्रम, तीर्थंकर, शिववाद, वज्रयान। तो वर्णाश्रम किससे संबंधित है, तीर्थंकर किससे संबंधित है, और शिववाद और वज्रयान। तो सबसे पहले मैं आपको कौन इजी लग रहा है, सबसे आपको ये लग रहा है तीर्थंकर जो है वो किससे है, तो किससे है, जैन से, यानी बी का 3 इसमें देख लेती हूँ। इसमें बी 3 नहीं है, बी डी में ठीक है, इसमें आ जाती हूँ तो बी का 1, ए आंसर। यानी कि आप एक भी जानते रहेंगे ना तो इस क्वेश्चन को आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि चीर परिचित है, जो सब जानते हैं, थोड़ा कम भी जो मेहनत करते हैं वो भी जानते हैं कि तीर्थंकर किससे संबंधित है, जैन। तो बी का 3 तो और किसी में नहीं दिया है, ए में दिया है, तो ए तो आप आंख बंद करके भी टिक लगा सकते हैं, तो आपका सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद शिववाद, शिववाद सी का क्या होगा, ब्राह्मणवाद। शिव किससे जुड़ा है, ब्राह्मण से, ठीक है। वर्णाश्रम, 4 आश्रमों का जिक्र किस में मिलता है, किस युग में, वैदिक धर्म में मिलता है। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3 जैन धर्म, शिववाद किससे है, ब्राह्मणवाद से, और वज्रयान बौद्ध धर्म से। अब आप सोच रहे होंगे यदि आपने डीप नॉलेज नहीं प्राप्त किया है बौद्ध धर्म से, तो आप सोच रहे होंगे कि ये वज्रयान हमने तो नहीं पढ़ा। मैं आपको बता दूँ, बहुत शॉर्ट टाइम लूँगी आपका, बता दूँ कि जो बौद्ध धर्म आगे चल के कई शाखाओं में बट गया, जैसे महायान, हीनयान, फिर लास्ट में जाके जिसके कारण से बौद्ध धर्म का पतन भी हुआ, वो बट गया वज्रयान में। वज्रयान एक ऐसी शाखा थी बौद्ध धर्म की जिसमें बौद्ध धर्म के अनेक तरह की देवी देवताओं का पूजा किया जाने लगा, उनकी मूर्ति की पूजा की जाने लगी। उसमें तारा देवी का भी, एक देवी का भी जिक्र किया गया जो तारा देवी के नाम से मशहूर थी वज्रयान में। और जादू टोना, ये सब झाड़ फूक वगैरह, ये सारे चीज़ सम्मिलित कर दिए गए वज्रयान में। इस कारण से भी बौद्ध धर्म का पतन हो गया। तो ये संबंधित किससे हैं, बौद्ध धर्म से। ओके, इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित को अनुवर्ती क्रम में रखें और नीचे दिए कुटुंब में से सही का चयन करें। वाह, क्वेश्चन तो रिपीट किया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जून 2008 में जो क्वेश्चन पूछा है वो दिसंबर में, चलिए देख ही लेती हूँ मैं, आपको क्यों लगेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं जून 2008 में एक क्वेश्चन पूछा है। अब यही क्वेश्चन कहाँ पूछा था, इसमें हमने देखा था, यही तो होता है, ये पूछा जून 2010, यानी 8-10। आप ये कर सकते हैं कि एक साल के बाद जो है क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट करता है। तो देखिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट कर दिया इसमें, किसमें, जून 2008 में। यहाँ देख रहे हैं जून 2008 का क्वेश्चन एक ये है अनुवर्ती क्रम में। तो सबसे पहले क्या, जन के बाद जनपद, जनपद के बाद महाजनपद, महाजनपद के बाद साम्राज्य। इसका आंसर होगा डी। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2010 जून में पूछा है, जो जून 2008 में भी पूछा है। चलिए दिसंबर 2006 में एक क्वेश्चन पूछा कि वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा क्या थी। विकास की अवधारणा मतलब देखिए, बहुदेववाद, अधिदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मवाद, ये सभी थे। धर्म का विकास इन सभी के से होकर गुजरा।
जून 2006 निम्नलिखित में कौन उत्तर वैदिक काल से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल हमने आपको बताया, बस कुछ मिनट पहले हमने बताया था कि वैदिक युग 2 भागों में बँटा हुआ था, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक। वहीं इसमें पूछ रहा है कि इसमें उत्तर वैदिक काल से संबंधित क्या है? दशरागी युद्ध नहीं है। इंद्र, वरुण और सूर्य की उपासना ये ऋग्वेद काल में भी होता था। जातियों की स्थापना, दस्युओं और पनियों में आपसी संघर्ष नहीं है। तो संघर्ष तो नहीं होते थे। दस्यु मतलब चोर होता है, पनियों मतलब व्यापारी होता है, इसमें संघर्ष तो नहीं होते थे। दशराग युद्ध भी ऋग्वेद काल में ही हुआ था। इंद्र, वरुण और सूर्य की उपासना भी ऋग्वेद युग में की जाती थी क्योंकि ये प्राचीनतम देवता थे। अब रही बात जातियों की स्थापना, तो जाति व्यवस्था जो है ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में ही, क्योंकि ऋग्वेद काल में क्या था? अब आपके मन में आ रहा होगा ना कि ऋग्वेद काल में क्या था, क्या उसमें जाति व्यवस्था नहीं थी? तो थी, लेकिन वो कर्म पर आधारित थी। जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता था वो ब्राह्मण कहलाता था, और जो युद्ध कला कौशल में पारंगत था वो क्षत्रिय कहलाता था। अगर जो व्यक्ति व्यापार व्यवसाय में इन्वॉल्व थे वो वैश्य, और जो इन तीनों की सेवा करते थे वो शूद्र। तो ये क्या था? ये कोई भी व्यक्ति कर सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ऐसा हुआ कि सिर्फ कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर ये जातियों का निर्धारण हुआ और जाति व्यवस्था उभर के आई। यानी कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भले ही वो अनपढ़ हो लेकिन वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म के आधार पर क्षत्रिय ही कहलाएगा, भले वो बड़ा कायर और डरपोक ही क्यों ना हो। तो ऐसी व्यवस्था हो गई उत्तर वैदिक काल में। तो यही जाति की स्थापना कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। इसका आंसर होगा सी। ओके, तो इस तरह से मैं बहुत जल्दी आपका अगला पार्ट लेकर मैं आऊँगी। ये आपका चौथा पार्ट है। नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन का पार्ट 4 है। मैं पार्ट 5 लेकर आऊँगी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि उन्हें सल्तनत से संबंधित भी क्वेश्चन चाहिए, तो ठीक है, मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि मुझे जाने में थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा, तो मैं क्यों ना मध्यकाल का स्टार्ट कर दूँ। तो मध्यकाल का भी मैं अपलोड करूँगी, आप घबराए नहीं, बहुत जल्द इस सप्ताह के अंत तक तो मैं कर ही दूँगी। इसके अलावा मैं क्विक प्रिपरेशन की इस सीरीज़ में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी लेकर आ रही हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बस थोड़ा सब्र कीजिए, वेट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें ताकि उन्हें इससे लाभ प्राप्त हो। आपके जो भी अनमोल सुझाव हैं हमसे शेयर कीजिए और आपके जो भी सजेशन है कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें लिख भेजिए। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।